हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। सो लास्ट वीडियो में हमने देखा कि हम जो फार्मास्यूटिक्स वन का यूनिट वन है उसमें हम लोग डोसेज फॉर्म को टॉपिक कवर कर रहे थे। डोसेज फॉर्म, इंट्रोडक्शन टू डोसेज फॉर्म्स, क्लासिफिकेशन एंड डेफिनेशंस। सो इस टॉपिक में हमने इसका डेफिनेशन देख लिया, क्लासिफिकेशन देख लिया था। फिर हमने इसमें हमारा सॉलिड डोसेज फॉर्म कवर कर लिया था, सेमी सॉलिड डोसेज फॉर्म कवर कर लिया था। इस वीडियो में हम देखेंगे लिक्विड डोसेज फॉर्म एंड गैसेज डोसेज फॉर्म। ये क्या होते हैं, इनकी क्या एप्लीकेशन है। सो ये टाइप के डोसेज फॉर्म्स हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो इसमें हम फर्स्ट स्टार्ट करते हैं हमारा मोनोफेजिक लिक्विड डोसेज फॉर्म से, जो कि हमें इंटरनल यूज के लिए काम आता है। सो यहाँ पेस्ट, जेल पेस्ट तक हमने कवर कर लिया था लास्ट क्लास में। इसमें हम लिक्विड डोसेज फॉर्म पे आ जाते हैं, जो है मोनोफेजिक लिक्विड डोसेज फॉर्म। ये वो डोसेज फॉर्म है जिसमें एक ही फेज होता है, दो फेज नहीं होते हैं। हमारे जो सोल्यूशन, जो मेडिकामेंट है, उसमें एक ही फेज दिखेगा आपको। सिंपल सोल्यूशन, क्लियर सोल्यूशन दिखेगा एक ही फेज का। सो इसमें हम पहले इंटरनल यूज के लिए देख लेते हैं। तो फर्स्ट हम बोलते हैं सिरप्स। व्हाट आर सिरप्स? सो सिरप्स आर कॉन्सेंट्रेटेड एक्वस सोल्यूशन ऑफ 66.7% सुक्रोज विद और विदाउट फ्लेवरिंग एजेंट एंड मेडिसिनल सब्सटेंस। मेडिसिनल सब्सटेंस तो होगा ही एपीआई, बिकॉज यही हमारा जो डिजीज को ट्रीट करता है। ये हो सकते हैं फॉर एग्जांपल क्लोरफेनिरामिन मेलिट सिरप या क्लोरल हाइड्रेट सिरप। और सिंपल लैंग्वेज में बोलें तो ये कफ सिरप जितने आप यूज करते हैं अपने कफ के लिए, ड्राई कफ हो चाहे वेट कफ हो, ये सिरप सारे हमारे सिरप्स की कैटेगरी में आ जाते हैं। सो सिरप्स बेसिकली हमारा एक्वस सोल्यूशन होता है सुक्रोज का, जिसकी कॉन्सेंट्रेशन होती है 66.7%। और 66.7% कॉन्सेंट्रेशन पे कोई भी बैक्टीरियल ग्रोथ भी नहीं होती है। जैसे कि आपने कभी चाशनी खाई होगी, सो वो इतना शुगरी होता है कि उसमें बैक्टीरियल ग्रोथ नहीं होती है, जिस वजह से हमें कोई प्रिजर्वेटिव डालने की जरूरत नहीं पड़ती है इसमें। सो इसमें हमारा ये बेस होता है एक्वस बेस शुगर का, जिसमें एक मेडिसिनल सब्सटेंस होता है। जैसे कि इसमें हमारा क्लोरफेनिरामिन हो सकता है, क्लोरल हाइड्रेट हो सकता है। जैसे इसमें अगर हम देखें तो डेक्स्ट्रोमेथोर्फेन है हमारा, क्लोरफेनिरामिन, ये हमारे सारे एपीआई हो गए, ड्रग हो गए, जो हमारे कफ को ट्रीट करेंगे। सो ये हमने देख लिया सिरप्स। व्हाट आर सिरप्स? अब हम देखते हैं लिंक्टस। व्हाट आर लिंक्टसेस? ये भी हमारे इंटरनल यूज के लिए है और ये भी हमारा मोनोफेजिक लिक्विड डोसेज फॉर्म है। So linctuses are viscous liquid oral preparations that are generally prescribed for relief of cough. This medication can be consumed in small doses and need to be trickled down the throat in undiluted form. एग्जाम्पल कोडिन लिंक्टस। सो ये आपका एक तरह से सिरप की तरह ही है, बट स्पेसिफिकली ये हमारा कफ के लिए यूज होता है, कफ के लिए। इस सिरप हमारा और भी एप्लीकेशन के लिए यूज हो सकता है, बट लिंक्टस जो है ये हमारे स्पेसिफिकली फॉर कफ रिलीफ है, कफ रिलीफ। सो इसमें हमने देखा सिरप में कि 66.7% सुक्रोज सोल्यूशन होना चाहिए, बट लिंक्टस में ऐसा कुछ नहीं है। लिंक्टस में आप कोई भी पॉलीमर या कैसी भी उसकी विस्कोसिटी बढ़ा के थोड़ा सा विस्कस बनाओ उसको, ताकि ये थोड़ा सा थ्रोट में उसका जो रेसिडेंस टाइम है, थ्रोट में थोड़ा ज़्यादा टाइम तक रहे, एक लाइनिंग बना ले, जिससे कि आपका कफ में रिलीफ हो, आपको एक सूदिंग इफेक्ट मिले। और इसके एग्जाम्पल है कोडिन लिंक्टस। ये एक लिंक्टस का मैंने यहाँ पे इमेज डाला है। सो ये लिंक्टस हमारे मेनली कफ के लिए यूज होते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं ड्रॉप्स। ड्रॉप्स भी हमारा फॉर इंटरनल यूज है। सो ओरल ड्रॉप्स आप उनको बोल सकते हैं, बिकॉज इंटरनल यूज के लिए है ये। सो ड्रॉप्स आर लिक्विड प्रिपरेशंस मेंट फॉर इंटरनल और एक्सटर्नल यूज that are intended to be administered in small volumes by aid of a suitable measuring device. They may be solution, suspension और emulsion. So ये हमारा एक कोई suitable device, फॉर एग्जाम्पल आप देख रहे हैं यहाँ पे ड्रॉपर है, इसके थ्रू लिया जाता है ये, और इसके थ्रू स्मॉल स्मॉल क्वांटिटी में हम लेते हैं इसको। इसको हम बोलते हैं ड्रॉप्स। ये हमारे इंटरनल यूज एक्सटर्नल दोनों के लिए हो सकते हैं। इंटरनल के लिए हम ओरल ड्रॉप्स लेते हैं, एक्सटर्नल के लिए आप नेजल ड्रॉप या ईयर ड्रॉप, आई ड्रॉप, ये सब हम आगे देखेंगे। सो यहाँ पे ये ओरल ड्रॉप्स हमारी सिंपल ड्रॉप्स होती हैं। जैसे पैरासीटामोल, यूजुअली ये ज़्यादातर पीडियाट्रिक पेशेंट के लिए यूज़ होता है, जो छोटे बच्चे होते हैं उनके लिए। सो उनको ड्रॉपर से हम उनके मुंह में डालते हैं ड्रॉप वाइज, सो अपना इफेक्ट दिखाता है। सेकेंड इज हमारा एलिक्जर्स। सो एलिक्जर्स भी हमारा मोनोफेजिक लिक्विड डोसेज फॉर्म है फॉर इंटरनल यूज। हम अपनी क्लासिफिकेशन में अगर एक बार वापस जाएंगे तो हम देखेंगे कि हमारे इंटरनल यूज में चार ही आते हैं। इंटरनल यूज में सिरप्स, लिंक्टस, ड्रॉप्स एंड एलिक्जर्स। तो ये तीन हमने देख लिए, अभी देख लेते हैं व्हाट आर एलिक्जर्स। इसके बाद जितने भी हैं सारे हमारे एक्सटर्नल यूज के लिए हैं, मोनोफेजिक लिक्विड डोसेज फॉर्म फॉर एक्सटर्नल यूज। तो हम अभी देखते हैं व्हाट आर एलिक्जर्स। हम वापस एलिक्जर्स पे आ जाते हैं।
ये रहा, these are elixirs. Elixirs are pleasantly flavored, clear liquid oral preparations of potent or nauseous drugs. The vehicle may contain a high portion of ethanol or sucrose together with antimicrobial preservatives, which confers the stability of the preparation. तो एलिक्सर्स में हमारे ये क्लियर फ्लेवर्ड होते हैं विद पोटेंट और नॉजियस ड्रग। नॉजियस ड्रग मतलब वही आपको लेने में थोड़ी प्रॉब्लम होगी, आप कंफर्टेबल नहीं होगी, इसलिए इसमें हम लोग फ्लेवर डाल देते हैं। फ्लेवर डाल देते हैं, हमने सुक्रोज डाल दिया इसमें उसको मीठा करने के लिए। इसमें इथेनॉल और सुक्रोज दोनों हो सकते हैं। और यहाँ पे हमने देखा है कि ये दो मैंने इमेज डाली है एलिक्सर्स के एग्जाम्पल की। सो ये हमारे एलिक्सर्स हो गए। इसमें एक हमारा एंटी माइक्रोबियल प्रिजर्वेटिव भी होता है जो हमारे उसकी बैक्टीरियल ग्रोथ को कम करता है और स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है हमारे प्रोडक्ट को। सो ये हमारा हो गया एलिक्सर्स। अब हम देखते हैं मोनोफेजिक लिक्विड डोसेज फॉर्म फॉर एक्सटर्नल यूज। एक्सटर्नल यूज में फर्स्ट आ जाता है लिनीमेंट्स। सो लिनीमेंट्स आर फ्लूइड, सेमी फ्लूइड और ओकेजनली सेमी सॉलिड प्रिपरेशंस intended for application to the skin. They may be alcoholic or oily solutions or emulsions. Most are massaged into the skin. Liniments should not be applied to broken skin. So liniments हमारा एक लोशन लाइक कंसिस्टेंसी का होता है। ये एकदम फ्लूइड भी हो सकता है, सेमी फ्लूइड भी हो सकता है, फिर सेमी सॉलिड भी हो सकता है। ये प्रिपरेशन मेंट फॉर एक्सटर्नल एप्लीकेशन ऑन द स्किन। स्किन पे यूज करते हैं इसको हम। ये आप देख सकते हैं हिमालय का एक है ये लिनिमेंट, एक ये लिनिमेंट है। इसमें अल्कोहल भी हो सकता है। अब क्योंकि इसमें अल्कोहल है तो इसलिए हम इसको ओपन वुंड्स या ब्रोकन स्किन पे नहीं यूज करते हैं, बिकॉज ये काफ़ी इरिटेशन कॉज करता है, पेन कॉज करेगा, इसलिए हम लोग इसको ओपन वुंड्स पे यूज नहीं करेंगे। और एक्सटर्नल एप्लीकेशन के लिए हमारा मेनली पेन रिलीफ के लिए काम आता है। इसको हम मसाज करते हैं लगाने के बाद। सो ये हमारा हो गया लिनीमेंट्स। अब देख लेते हैं व्हाट आर लोशंस। सो लोशंस तो काफ़ी लोगों ने यूज़ किया ही होगा, ये अभी विंटर्स हैं तो बॉडी लोशंस काफ़ी लोग यूज़ करेंगे। सो दीज आर फ्लूइड प्रिपरेशंस फॉर एक्सटर्नल एप्लीकेशंस विदाउट फ्रिक्शन, ईदर डैब्ड ऑन द स्किन और अप्लाइड ऑन ए सुटेबल ड्रेसिंग एंड कवर्ड विद अ वाटरप्रूफ ड्रेसिंग टू रिड्यूस इवेपोरेशन। सो लोशन अगर सिंपल नॉन मेडिकेटेड है आपका बॉडी लोशन टाइप, तो इसको तो आप लेके अपने बॉडी पे डैब करके लगा सकते हैं, रब करके लगा सकते हैं। बट अगर आपका कोई मेडिकेटेड लोशन है सो उसको आप एक सूटेबल ड्रेसिंग से कवर करते हैं ताकि उसका इवेपोरेशन कम हो। लोशन की कंसिस्टेंसी हमारी थोड़ी सी लेस सेमी सॉलिड होती है, मतलब आप क्रीम या जेल से थोड़ी सी कम विस्कस होती है ताकि वो इजीली फ्लो हो पाए आपके सरफेस के ऊपर। सो ये हमने देखा लोशंस, वाटर लोशंस। इसमें मेनली एक्वस प्रिपरेशन नहीं होती है, एक्वस एंड विद लिटिल अमाउंट ऑफ ऑयल। इमल्शन नहीं होता है बट इसमें ऑयल कॉन्सेंट्रेशन बहुत कम होती है, इसीलिए इसकी विस्कोसिटी भी कम होती है और फ्लोएबिलिटी ज़्यादा होती है। सो ये हमने लोशंस देख ली। अब देख लेते हैं वाटर गार्गल्स। So gargles are aqueous solutions used in prevention or treatment of throat infections. Usually they are prepared in a concentrated solution with directions for the patient to dilute with warm water before use. So gargles आपने कभी ना कभी यूज़ किए होंगे, मेडिकेटेड गार्गल्स। सो आपको कभी सोर थ्रोट होता है तो उसके लिए, या थ्रोट इन्फेक्शन हो गया कोई, उसके लिए हम लोग गार्गल यूज़ करते हैं। सो एक ये बॉटल में आता है जिसको हम कॉन्सेंट्रेटेड बॉटल होती है, इसमें से 5 ml या 10 ml लेके वार्म वाटर में डाइल्यूट करते हैं और फिर उससे गार्गल करते हैं। सो ये हमारा गार्गल्स हो गए। और फिर इसको हम अंदर लेते नहीं है, इसलिए ये एक्सटर्नल यूज़ के लिए है। बस गार्गल में गार्गल करने के बाद थ्रोट में रखते हैं कुछ देर एंड उसके बाद हम बाहर में स्पिट कर देते हैं। दैट इज़ वाई इट इज़ नॉट फॉर इंटरनल यूज। सो नेक्स्ट इज हमारा थ्रोट पेंट्स। Throat paints are more viscous due to high content of glycerol, designed to prolong the contact of medicament with the affected site, which is usually mouth or throat. So ये हमारा गार्गल्स की तरह ही या तो थ्रोट इन्फेक्शंस के लिए या माउथ अल्सर्स वगैरह के लिए यूज़ होता है, और इसकी विस्कोसिटी थोड़ी ज़्यादा होती है ताकि इसका कॉन्टैक्ट टाइम हमारे अफेक्टेड एरिया से भी ज़्यादा हो, इजीली वो वॉश ऑफ ना हो जाए। सो ये इसलिए हम लोग इसको यूज़ करते हैं। और इसकी जो विस्कोसिटी होती है दैट इज़ बिकॉज ऑफ ग्लिसरॉल। ग्लिसरॉल हम ज़्यादा क्वांटिटी में लेते हैं, इसीलिए इसकी विस्कोसिटी भी ज़्यादा होती है और इसका कॉन्टैक्ट टाइम भी ज़्यादा बढ़ जाता है। यूजुअली माउथ अल्सर्स या थ्रोट इन्फेक्शन के लिए होता है, और इसको भी हम बाद में स्पिट कर देते हैं, इसीलिए इसको हम एक्सटर्नल डोसेज फॉर्म में काउंट करते हैं। देन हमारा आता है माउथ वॉशेस। सो हमने देखा गार्गल्स और यहाँ पे आ गया माउथ वॉशेस, इन दोनों में काफ़ी कन्फ्यूजन होती है। सो गार्गल हम लोग थ्रोट तक ले जाते हैं और माउथ वॉशेस हम लोग खाली माउथ में ही रखते हैं, बकल कैविटी में ही रखते हैं। सो दे आर aqueous solutions with pleasant odor and taste.
They are used to clean or deodorize the buccal cavity. They have antiseptic and astringent activity. तो जैसे मैंने बताया कि ये हम खाली अपनी बकल कैविटी में रखते हैं फॉर आवर ओरल हाइजीन। ये हमारे ओरल हाइजीन के लिए ज़्यादा यूज़ होते हैं। दैट इज़ वाई इट हैज़ ए प्लेजेंट ओडर होता है, उसमें डिओड्राइजिंग इफेक्ट होता है, और जो हमारी एंटीसेप्टिक और एस्ट्रिंजेंट एक्टिविटी होती है इसमें, ताकि आपको फ्रेश फील हो और कोई जो आपकी इन्फेक्शन है, डेंटल इन्फेक्शन, उनको कवर कर ले, उनको ट्रीट कर ले। देन आते हैं स्प्रेज। हमारे स्प्रेज दे आर प्रिपरेशंस in which the drug is in aqueous or alcoholic base. They are applied to mucous membrane of the nose, throat or skin with an atomizer or nebulizer. There is no need to rub the spray after application. So इसको लगाने के बाद रब करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये हमारे एक्वस सोल्यूशन या एल्कोहलिक सोल्यूशन हो सकते हैं मेडिकमेंट के। जैसे कि यहाँ पे एक नेजल स्प्रे का इमेज है। सो नेजल स्प्रे में भी आप जैसे यहाँ लिखा है कि नोज पे भी यूज़ कर सकते हैं, थ्रोट पे भी कर सकते हैं, स्किन पे भी कर सकते हैं, और एक एटमाइजर होता है इसमें। सो जैसे नोज की ये जो नेजल स्प्रे है, इसकी टिप में आप इसको प्रेस करेंगे यहाँ से, सो यहाँ से स्प्रे बाहर आएगा। सो आप इसको नेजल कैविटी में इंसर्ट करके जब प्रेस करेंगे तो स्प्रे जाएगा। तो आपके नेजल कैविटी में भी म्यूकस रहता है काफ़ी, सो ये वहाँ पर जाके स्प्रेड हो जाएगा और अपना इफेक्ट दिखाएगा। तो ये हमारे हो गए स्प्रेज। स्प्रे है तो इसमें या तो कोई एटमाइजर होगा या कोई नेबुलाइजर होगा, जो कि आपको आपका जो ड्रग जो लिक्विड फॉर्म में है, हमारे यहाँ पे लिक्विड फॉर्म में कोई भी ड्रग होगा तो उसको एक स्प्रे के फॉर्म में कन्वर्ट करेगा। वो हमारा कन्वर्ट करेगा या तो नेबुलाइजर या फिर एटमाइजर। ये दो चीज़ों से आपका स्प्रे के फॉर्म में वो आएगा। दैट इज वाई इट इज इन स्प्रे कैटेगरी, स्प्रे आएगा वो। फिर हम देख लेते हैं आई लोशंस। व्हाट आर आई लोशंस? So they are sterile aqueous solutions intended for washing the eye using an eye bath. Large volume of fluid is flown quickly over the eye to wash it. It may or may not contain any drug. So हम लोग जितने भी आई की प्रोडक्ट यूज़ करते हैं वो सारे फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे स्टेराइल होते हैं। स्टेराइल एक हमारे ऑप्थेल्मिक स्टेराइल होते हैं, और दूसरा हमारे जितने भी इंजेक्टेबल प्रोडक्ट्स होते हैं, जैसे इंजेक्शंस हो गया, आईवी इंजेक्शन हो गया, आईएम इंजेक्शन हो गया, जितने भी इंजेक्टेबल प्रोडक्ट्स हैं ये, और हमारे ऑप्थेल्मिक प्रोडक्ट्स जो आई में यूज़ होते हैं, ये सारे हमारे स्टेराइल होने चाहिए, स्टेराइल प्रोडक्ट्स। तो उसी तरह हमारा आई लोशन भी स्टेराइल होता है, एक्वा सोल्यूशन होता है। ये इसके साथ एक वॉश कप दिया जाता है, ये आई बात, ये यहाँ पे तो इसमें आप ये सोल्यूशन पोर करते हैं और अपनी आई को थोड़ी देर इसके अंदर डिप करके रखते हैं, ताकि आई में कुछ कंटेमिनेंट है तो वो इसमें निकल के आ जाएगा और आपकी आई वॉश हो जाएगी, और जो इरिटेशन, जो पेन आपको फील हो रहा है वो आपको नहीं होगा। सो उसी के लिए लार्ज वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड इज फ्लोन क्विकली ओवर द आई टू वॉश इट, और इट मे और मे नॉट कंटेन ड्रग, बिकॉज ये हमारा जस्ट एक इरिटेशन, पेन कम करने के लिए, वो इसलिए भी हो सकता है कि कुछ एक्सटर्नल आपका पार्टिकल आई में आ गया, तो उसके लिए कोई ड्रग की जरूरत नहीं है। यहाँ पे सिंपली आप वॉश कर लेंगे उसको एक आइसोटोनिक सोल्यूशन से, सो आपका पेन दूर हो जाएगा। फिर हम देख लेते हैं आई ड्रॉप्स। ये थे आई लोशंस, अभी आई ड्रॉप्स देख लेते हैं। सो आई ड्रॉप्स आर स्टेराइल लिक्विड ड्रॉप्स अप्लाइड डायरेक्टली टू द सर्फेस ऑफ द आई, यूजुअली इन स्मॉल अमाउंट सच एज सिंगल ड्रॉप और फ्यू ड्रॉप्स विद हेल्प ऑफ ए ड्रॉपर टू ट्रीट आई डिजीजेज। आई ड्रॉप्स भी आपने कभी ना कभी यूज़ किया होगा। ये पहले हमारे जो आई ड्रॉप्स आते थे उसमें ये ड्रॉपर आते थे, ड्रॉपर्स, इसमें हम लेते थे 2-3 ड्रॉप और हम अपनी आई में एक ड्रॉप दोनों आई में डालते थे फॉर ट्रीटिंग द इन्फेक्शंस। बट आजकल ये जो हमारे पैक्स आते हैं, यही हमारे एलडीपी बॉटल्स ऐसी होती हैं कि इसी में आप स्क्वीज करेंगे यहाँ से तो एक ड्रॉप यहाँ से निकल के आ जाएगी। इस केस में ये होता था कि बार बार ये ओपन होता था, क्लोज होता था, तो कंटेमिनेशन के चांसेस ज़्यादा होते थे इसमें। बट क्योंकि ये सारा क्लोज एनवायरनमेंट है, बाहर से कोई एक्सटर्नल एयर नहीं आ सकती इसमें, तो इसलिए चांसेस ऑफ कंटेमिनेशन कम होते हैं इसमें। तो हमारा ये भी एक आई है, आई से रिलेटेड, इसलिए ये भी स्टेराइल होता है, हमारा स्टेराइल लिक्विड ड्रॉप्स। इसमें हमारा ड्रग होता है बिकॉज ये आई इन्फेक्शंस को ट्रीट करने के लिए होता है। तो जैसे मैंने बताया पहले ड्रॉपर्स यूज़ करते थे, आजकल तो हमारा जो बॉटल होती है उसी में वो ड्रॉपर फॉर्म में ड्रॉप्स बन के आ जाती है। सो ये हो गए हमारे आई ड्रॉप्स। आई लोशंस में हम लोग लार्ज वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड, क्योंकि आई वॉशिंग के लिए था तो बहुत सारा फ्लूइड हम लोग आई के ऊपर से वॉश करते हैं। बट आई ड्रॉप में बिकॉज हम डायरेक्टली आई में डाल रहे हैं तो उसमें 1 या 2 ड्रॉप ही हम लोग डालते हैं अपनी आई के अंदर। फिर आते हैं नेजल ड्रॉप्स, एडमिनिस्टर्ड थ्रू द नोज टू ब्रेन, अ सिस्टमिक और लोकल इफेक्ट, यूज्ड फॉर सिम्टम्स सच एज नेजल कंजेशन caused by an allergy or a related upper respiratory problem. These are administered using a dropper. Example beclomethasone nasal drops. So ये हमारे नेजल ड्रॉप्स हैं। नेजीवियन या ऑट्रिविन का नेजल स्प्रे आपने देखा होगा,
तो आप अपनी नेजल कैविटी में डाल के उसको प्रेस कर देते हैं। जैसे ये नेज़िबियोन में एक हमारा ये ड्रॉपर है, सो एक एक ड्रॉप हम दोनों ही नॉस्ट्रिल्स में डाल देते हैं। एंड मेनली आपका नेजल कंजेशन हो गया किसी एलर्जन के कारण, तो उसके लिए थोड़ा ब्रोंको डायलेशन इफेक्ट लगाने के लिए ये हम लोग यूज़ करते हैं। हमारे अगर नेजल एरिया में है उसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कभी नेजल डीकंजेशन हो गया, आपको सर्दी जुकाम हो गया, उसके लिए यूज़ करते हैं। हमारे जो लंग्स के रिलेटेड जितने भी डिजीज़ हैं जैसे अस्थमा हो गया, तो उसके लिए हम लोग एरोसोल्स या फिर एमडीआईज, मीटर डोज इनहेलर्स, एरोसोल्स ये सारे यूज़ करते हैं, बिकॉज वो अंदर तक जा सकते हैं। नेजल ड्रॉप क्योंकि हमारे नेजल कैविटी में ही रहेगी, इसलिए हम लोग खाली जो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट हो गए या खाली जो नेजल कैविटी के जो डिजीज हो गए उसको ट्रीट करने के लिए यूज़ करते हैं नेजल ड्रॉप्स। ऐसे एलर्जी हो गई, किसी को डस्ट से एलर्जी है, माइट्स से एलर्जी है, पोलन ग्रेन से एलर्जी है, तो उस एलर्जी के लिए हम लोग ये नेजल कैविटी में डालते हैं। अब हम देख लेते हैं, यहाँ तक हमारे सारे मोनोफेजिक लिक्विड डोसेज फॉर्म इंटरनल एंड एक्सटर्नल यूज के लिए खत्म हो गए। अभी हम लोग यहाँ देखते हैं बायफेजिक लिक्विड डोसेज फॉर्म्स। सो बायफेजिक लिक्विड डोसेज फॉर्म्स में हमारे एक इमल्शन आता है और एक सस्पेंशन आता है। सो इमल्शंस, जैसा मैंने पहले कई बार बताया कि इमल्शंस आर बायफेजिक लिक्विड डोसेज फॉर्म, जिसमें हमारा डिस्पर्स्ड फेज होता है, इसके छोटे छोटे ग्लोब्यूल होते हैं और एक कॉन्टिन्यूस फेज होता है। सो जैसे हम इस वाले केस में देखेंगे अगर, तो ये जो ब्लू बाहर का एरिया है ये हमारा कंटिन्यूस फेज है, और ये जो स्मॉल स्मॉल ग्लोब्यूल्स है हमारा डिस्पर्स्ड फेज। इस वाले केस में भी ये जो येलो वाला एरिया है ये हमारा कंटिन्यूस फेज है, और ये जो स्मॉल स्मॉल ग्लोब्यूल्स हैं ये हमारे डिस्पर्स्ड फेज। अब इस बेसिस पर ये दो टाइप के हो सकते हैं, या तो हमारा ऑयल इन वाटर हो सकता है या वाटर इन ऑयल हो सकता है। और हमें पता है ऑयल और वाटर दोनों में मिक्स नहीं होते हैं, है ना, आसानी से। ऑयल और वाटर का इसलिए इमल्शन बनता है और इसलिए वो बायफेजिक होता है, क्योंकि दोनों ही हमारे इमिसिबल हैं। ऑयल वाटर में नहीं मिक्स होता, ना वाटर ऑयल में मिक्स होता है। सो इस बेसिस पे हमारा ऑयल इन वाटर हो गया। ऑयल इन वाटर मतलब ऑयल जो है ये छोटा छोटा ये जो डिस्पर्स फेज है ये ऑयल है हमारा इन वाटर, मतलब वाटर हमारा कंटिन्यूस फेज हो गया वाटर। वाटर इन ऑयल मतलब वाटर हमारा हो गया डिस्पर्स्ड फेज, ये जो ब्लू कलर के ग्लोब्यूल्स हैं ये वाटर के ग्लोब्यूल्स हैं, और जो कंटिन्यूस फेज हो गया वो हो गया हमारा ऑयल का हमारा कंटिन्यूस फेज हो गया। तो ये दो टाइप की हमारे इमल्शन बन सकते हैं। अभी वैसे तो हमारे इमल्शन आपस में मिक्स नहीं होते हैं, मतलब ऑयल और वाटर आपस में मिक्स नहीं होते हैं, बट हम लोग इसमें एक इमल्सीफायर यूज करते हैं, इमल्सीफाइंग एजेंट, जो कि एक सर्फेक्टेंट होता है जो कि इन दोनों को मिक्स करने में हेल्प करता है। मतलब आगे जाके आप पढ़ेंगे कि कैसे उसका मैकेनिज्म होता है, कैसे वो सरफेस टेंशन कम करता है। बट अभी के लिए हम इतना बोल देते हैं कि इमल्सिफाइंग एजेंट की वजह से ये जो ऑयल और हमारे जो वाटर है ये दोनों फेजेस मिक्स हो जाते हैं आपस में। जैसे आपने कभी भी कोई मार्केटेड प्रोडक्ट लिया होगा इमल्शन का, तो आपको कभी भी वो दो फेज में नहीं दिखा होगा, वो एक सिंगल फेज में ही दिखा होगा। आप कभी भी उसमें ऑयल और वाटर अलग अलग नहीं देख पाएंगे। जैसे ये जेल आपने कभी लगाया होगा इमल्शन का, वोल्ट्रॉन, सो एक ही आपको यूनिफॉर्म सा दिखेगा, वो अलग अलग नहीं दिखेगा, उसमें दो फेज नहीं दिखेंगे। सो दैट इज बिकॉज ऑफ इमल्सिफाइंग एजेंट। जो हमारी इमल्सिफाइंग एजेंट है, इमल्सिफायर है, वो इन दोनों फेजेस को अच्छे से मिक्स करने में हेल्प करता है, हमारे ऑयल फेज को और हमारे एक्वस फेज को। सो हमने देखा ये कि एन इमल्शन इज अ बायफेजिक डोसेज containing dispersed globules and a continuous phase. It can be oil in water or water in oil type of emulsion. Dispersed phase is uniformly distributed in the continuous phase by an emulsifying agent. Emulsifying agent की वजह से तो dispersed phase है, चाहे हमारा ऑयल का हो चाहे वाटर का हो, वो हमारे continuous phase में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होता है। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, ये हमारा लिक्विड पैराफिन मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का इमल्शन है ये। उसके बाद ये ऑप्थेल्मिक इमल्शन है, एक ऑप्थेल्मिक पर्पस के लिए। फिर हमारा ये इमल जेल है, मतलब सेमी सॉलिड में भी इमल्शन काम होता है। फिर ये हमारा बॉडी लोशन है, मॉइस्चराइजिंग बॉडी लोशंस, ये भी हमारे सारे इमल्शन ही होते हैं। सेकेंड हम बायोफेजिक देख लेते हैं सस्पेंशंस। व्हाट आर सस्पेंशंस? तो सस्पेंशन मतलब वो सस्पेंडेड है किसी चीज़ में। तो जैसे कि आप अगर वाटर लेंगे और आप सैंड लेंगे, सो आप सैंड को अगर वाटर में डालेंगे, सो उसमें एक सस्पेंशन बन जाएगा, मतलब क्योंकि सैंड हमारे वाटर में मिक्स नहीं होती है, तो उसमें कुछ पार्टिकल्स आपको सस्पेंडेड दिखेंगे ऊपर वाले, सो इसी को हम बोलेंगे सस्पेंशन। तो ये हमारे जो ये सस्पेंशन होता है इसमें भी यही होता है कि हमारे जो पार्टिकल होता है, ड्रग पार्टिकल, वो हमारा जो व्हीकल होता है, जैसे जो वाटर है, उसमें मिक्स नहीं होता है, सस्पेंडेड रहता है। सो सस्पेंडेड रहता है तो अब कुछ टाइम बाद वो सेटल भी हो जाएगा। पर हमें तो ऐसा प्रोडक्ट में नहीं चाहिए कि सेटल हो, है ना। हमें तो चाहिए कि जैसे अगर मान लीजिए ये प्रोडक्ट है आपका, इसमें कुछ टाइम बाद सेटलिंग आ जा रही है,
सो पेशेंट जब लेगा तो पेशेंट ऊपर से 5 ml लेगा, सपोज 5 ml लेना है, तो उसको तो खाली यही वाला एरिया मिलेगा, जो ड्रग है सारा वो तो नीचे सेटल हो जाएगा, तो वो हमारा बॉडी में जाएगा नहीं और बॉडी में इफेक्ट दिखाएगा नहीं। तो पेशेंट बोलेगा कि हमने तो मेडिसिन लिया पर हमें कुछ ट्रीट नहीं हुआ, हमारी डिजीज वैसी की वैसी रही। सो इसीलिए हम लोग इसमें एक सस्पेंडिंग एजेंट डालते हैं, सस्पेंडिंग एजेंट, जिससे कि वो थोड़े ज़्यादा टाइम के लिए जो पार्टिकल है वो सस्पेंडेड रहते हैं, वो हमारे सेटल नहीं होते हैं और कुछ ज़्यादा टाइम के लिए सस्पेंडेड रहते हैं, तो ताकि वो यूनिफॉर्मली सस्पेंडेड हो और हर जो डोजेज है उसकी, जैसे हर 5 ml या हर 10 ml में जितना उसका क्लेम है, जैसे हमारा क्लेम है 10 mg/ml, तो 10 mg ड्रग हमारा जाएगा हर ml में, 1 ml लेगा तो उसमें 10 mg ड्रग होना चाहिए। तो इसका डेफिनेशन देख लेते हैं अभी, क्या सस्पेंशन इज अ बाइफेजिक लिक्विड डोसेज फॉर्म कंटेनिंग अ डिस्पर्स्ड फेज, जो हमारा सॉलिड पार्टिकल होता है, एंड ए कंटिन्यूस फेज। हमने डिस्पर्स्ड फेज देखा था इमल्शन में भी, जो डिस्पर्स्ड फेज था वो था हमारे ग्लोब्यूल्स, चाहे ऑयल के हों चाहे वाटर के, और कंटिन्यूस फेज था एक। देन डिस्पर्स्ड फेज इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड इन द कंटिन्यूस फेज बाय एन सस्पेंडिंग एजेंट, एक सस्पेंडिंग एजेंट की मदद से वो हमारा जो डिस्पर्स फेज है वो सस्पेंडेड रहता है हमारे कंटिन्यूस फेज के अंदर। बट अगर फिर भी वो ज़्यादा टाइम के लिए उसको सस्पेंड नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए आपने देखा होगा कि जितने भी सस्पेंशन होते हैं उसमें लिखा होता है शेक वेल बिफोर यूज। शेक वेल बिफोर यूज से क्या होगा कि आपका जो नीचे सेटल हुआ होगा तो वो वापस से, जो सेटल हुआ होगा ड्रग शेक करने से वापस से ऊपर आ जाएगा, यूनिफॉर्मली पूरे में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, और उसके बाद अगर आप लेंगे इसमें से तो आपको बराबर जो डोज है वो डोज मिलेगी। शेक वेल बिफोर यूज, आपके कप सिरप्स भी काफ़ी होते हैं, उसमें भी ये लिखा होता है शेक वेल बिफोर यूज, वो इसीलिए क्योंकि वो सस्पेंशन डोसेज फॉर्म है और उसमें पार्टिकल सस्पेंड हो गए हैं अगर बाई चांस, तो वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। तो ये हमने देख लिए दोनों टाइप के डोसेज फॉर्म्स, मोनोफेजिक एंड बाइफेजिक। अब हमारे यहाँ पे लिक्विड डोसेज फॉर्म सारे खत्म हो गए हैं, हमारे बस गैसियस डोसेज फॉर्म बचते हैं, वो हम देख लेते हैं फटाफट से। तो हमारा फर्स्ट आता है इनहेलर्स। इनहेलर्स मतलब these are liquid preparations containing volatile substances and are used to relieve decongestion and inflammation of respiratory tract. The volatile substance vaporizes at room temperature so that they would be placed on some absorbent pad or handkerchief. In some cases they are added to hot water 65 degree का and the vapors will be inhaled. हम ये हमारे लिक्विड प्रिपरेशन नहीं होते हैं बट ये वोलेटाइल होते हैं। वोलेटाइल मतलब जो रूम टेम्परेचर पे गैस में कन्वर्ट हो जाए, जो वेपराइज हो जाए, और जो वेपर्स हैं वो हम इनहेल कर लें। आपने जैसे ये विक्स यूज़ किया होगा कभी, ये भी हमारा एक इनहेलर ही है, विक्स इनहेलर ही इसका नाम होता था, है ना, लिखा भी है इनहेलर। इसमें हमारा मेडिकामेंट है और जो वोलेटाइल ऑयल है वो इसमें हमारा एक किसी बेस के अंदर हमने ट्रैप करके रखा है। जैसे हम इसको ओपन करके लेते हैं उसमें जो जो हमारा मेडिकामेंट है वो वेपराइज हो जाता है, वो गैसियस फॉर्म में आ जाता है, जिसको हम इनहेल कर लेते हैं और हमारे जो नेजल डिकंजेशन है या फिर इन्फ्लेमेशन है उसको ट्रीट कर देता है। सिंपली ये हमारे एक वेपोरेस्प है। ऐसे भी हमारे लिक्विड डोसेज फॉर्म ये आते हैं इनहेलर की, जिसको आप हैंडकरचीफ या फिर किसी एब्जॉर्बेंट पैड पर लेते हैं और फिर उसको थोड़ा थोड़ा टाइम बाद आप इनहेल करते हैं धीरे धीरे, तो वो आपके नोज के थ्रू जाता है और आपकी ये जो कंडीशन है डिकंजेशन या फिर इन्फ्लेमेशन इसको दूर कर देता है। या एक और तरीका इसका है नेबुलाइजर के थ्रू, नेबुलाइजर्स, ये नेबुलाइजर का सेटअप होता है। तो इसमें हमारा जो मेडिसिन होती है वो भी लिक्विड फॉर्म में आती है, ये हमारे नेबुलाइजर की मेडिसिन होती हैं, ऐसे वाइल्स में आती हैं, एल्बुट्रोल सल्फेट की मेडिसिन है। तो ये जो मेडिसिन है इसमें एक वाइल आप यहाँ से तोड़ेंगे, ये जो लिक्विड है ये आप इस वाले पीस में डालेंगे, इस वाले पीस में, यानी कि इस वाले पीस में जो इसके हाथ में है। फिर आप जब इसको ऑन करेंगे, जैसे ये जो इसका वायल रखा है ये इसने मेडिसिन यहाँ डाल दी, तो जब ये अपना मशीन ऑन करेगा उससे क्या है कि ये वेपर के फॉर्म में इसके थ्रू जाएगा, वेपर के फॉर्म में यहाँ से जाएगा और इसके थ्रू जाएगा और ये इनहेल कर लेगा, उसको इनहेल कर लेगा और लंग में उसके चला जाएगा। ये हमारा नेबुलाइजर, ये भी एक फॉर्म ऑफ इनहेलर है, जिसमें हमारा जो मेडिसिन है वो लिक्विड फॉर्म में है, ये लिक्विड फॉर्म में है, और जब हम उसको ले रहे हैं तो वो गैसियस फॉर्म में आ जा रही है, गैसियस फॉर्म में आ रही है, जिसको हम इनहेल कर पा रहे हैं अच्छे से। ये हमारा हो गया इनहेलर्स। अब देख लेते हैं एरोसोल्स। एरोसोल्स क्या होते हैं? दीज आर द प्रोडक्ट कंटेनिंग द ड्रग डिजॉल्व, सस्पेंडेड और इमल्सिफाइड इन ए प्रोपेलेंट और सॉल्वेंट इन प्रोपेलेंट intended for external or internal application. एरोसोल्स
हम जब भी एरोसोल वर्ड सुनेंगे, एरोसोल में मतलब प्रोपेलेंट आएगा कोई ना कोई। प्रोपेलेंट का काम क्या होता है कि उसको प्रोपल्शन मतलब एक फोर्स देता है जिससे कि वो बाहर निकलता है। जैसे कि आपने कभी वॉलिनी लगाई होगी, तो आप जब ऊपर से प्रेस करते हैं नोजल, या कोई डिओड्रेंट लगाया होगा, सो प्रेस करने पे वो स्प्रे के फॉर्म में बाहर आता है, प्रेशर से, काफी प्रेशर से बाहर आता है। सो वो है हमारे बिकॉज ऑफ प्रोपेलेंट। प्रोपेलेंट की वजह से वो एकदम से बाहर आ रहा है यहाँ से यहाँ पे। सो वॉलिनी में जैसे हमने ड्रग है, या जो जितने भी हमारे एरोसोल्स होते हैं उसमें ड्रग को हम डिजोल्व कर देते हैं, या तो प्रोपेलेंट में अगर डिजोल्व हो रहा है तो अच्छी बात है, अगर नहीं तो एक सॉल्वेंट सिस्टम लेते हैं जिसमें उसको ड्रग को डिजोल्व करते हैं, उसमें प्रोपेलेंट भी डालते हैं, और जब हम स्प्रे करते हैं ऊपर से तो वो वहाँ से बाहर आ जाता है। जैसे कि यहाँ पे एक हमारा एक डायग्राम है एक एरोसोल का, तो यहाँ पे जैसे आप देखेंगे प्रोपेलेंट एंड लिक्विड प्रोपेलेंट। प्रोपेलेंट है यहाँ पे जिसमें ड्रग डिजोल्व है हमारी, ये एक डिप ट्यूब आ रही है यहाँ से। प्रोपेलेंट, क्योंकि प्रोपेलेंट लिक्विड फॉर्म में होता है, लेकिन वो जब उसका प्रेशर रिलीज होता है तो वो गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। तो कुछ अमाउंट ऑफ जो गैसियस प्रोपेलेंट है उसके वेपर भी हमारे अंदर होते हैं। एक वेल्व होता है, एक एक्चुएटर होता है। जब एक्चुएटर को प्रेस करते हैं तो प्रेशर से वो हमारे डिप ट्यूब के थ्रू होते हुए यहाँ से रिलीज हो जाता है। ये होता है हमारा एरोसोल्स। सो ये हमारा वॉलिनी देख लिया आपने। ये लिग्नोकेन का एक टॉपिकल स्प्रे है एरोसोल, ये है हमारा एरोसोल का एग्जांपल। या फिर हमारे जो इनहेलर्स होते हैं, हमारे मीटर डोज इनहेलर्स जो होते हैं, जो हम अस्थमा में यूज करते हैं ज़्यादातर, मीटर डोज इनहेलर, ये भी एक तरह से एरोसोल्स होते हैं, बिकॉज इसमें भी जो कैंस होती हैं इसमें हम प्रोपेलेंट यूज करते हैं, और इसको हम अपने ओरल कैविटी में माउथ में लगाते हैं, ये वाला एरिया, और ऊपर से जब प्रेस करते हैं तो वो एरोसोल से हमारे माउथ में आ जाता है ड्रग, जिसको हम अंदर इनहेल कर लेते हैं लंग तक जाने के लिए। सो ये भी हमारे एक एरोसोल्स का एग्जांपल है। सो यहाँ पे हमारे गैसियस डोसेज फॉर्म भी कंप्लीट हो जाते हैं। सो इसी के साथ हमने हमारे सारे ही डोसेज फॉर्म कवर कर लिए। एक बार हम क्लासिफिकेशन को वापस से देख लेते हैं। सो क्लासिफिकेशन में हमारा ये सॉलिड डोसेज फॉर्म्स, सेमी सॉलिड, लिक्विड एंड गैसियस, ये चारों ब्रॉड कैटेगरीज जो हैं ये हमने कवर कर लिए। इसके अंदर सारे डोसेज फॉर्म हमने कवर कर लिए, सेमी सॉलिड, मोनोफेजिक, बायोफेजिक, लिक्विड डोसेज फॉर्म्स। सो इसके अंदर एक तरह से सारे ही हमारे कवर हो जाते हैं। वापस से हम अगर अपने सिलेबस में आए तो हमारा जो टॉपिक 2 है ये कम्प्लीटली कवर हो गया हमारा। हमने इंट्रोडक्शन देख लिया, व्हाट इज डोसेज फॉर्म कैसे बनती है, उसमें एपीआई क्या होता है, एक्सिपिएंट क्या होता है, हमने क्लासिफिकेशन देख ली उसकी बेस्ड ऑन फिजिकल फॉर्म, और हमने डेफिनेशंस देख ली, सबकी हमने डेफिनेशन देख ली। बस डिटेल में हम लोग आगे जब आपके सिलेबस में आएगा तब पढ़ेंगे। अभी जस्ट हमने सबकी डेफिनेशन देख ली है कि व्हाट आर दीज डोसेज फॉर्म्स। अभी नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे व्हाट इज प्रिस्क्रिप्शन, उसकी डेफिनेशन, उसके क्या क्या पार्ट्स होते हैं, हैंडलिंग ऑफ प्रिस्क्रिप्शन एंड एरर्स इन प्रिस्क्रिप्शन। जब एक प्रिस्क्रिप्शन एक फार्मासिस्ट के पास जाता है तो उसको कैसे उसको हैंडल करना है, और उसमें कौन कौन सी एरर्स हो सकती हैं जो एक फार्मासिस्ट को पहले से पता होना चाहिए, ये हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। सो इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, और हमारे टॉपिक कवर हो गया है, आप लोग इसको देख लेना। इसी के जब क्लासिफिकेशन है ये आप अपने एग्जाम में लिख देंगे, दैट विल बी मोर देन सफिशिएंट। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, बाय।